ओके स्टूडेंट, वेलकम। मैं सुनील कुमार फिर से आपका ऑनलाइन स्वागत करते हैं। और इसके पहले मैं एक वीडियो YouTube पर बजट से संबंधित डाला था और उसी से रिलेटेड थोड़ी सी बातें और यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, जो पूरी तरह से फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा वो चैप्टर। जैसा कि पिछले वीडियो में जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था सरकार की आय का एक बहुत बड़ा भाग होता है कर, टैक्स जो होता है वो सरकार का आय की बहुत बड़ी सोर्स है। टैक्स जो होता है ये सरकार की आपको सरकार को देने हैं और ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा पर है। एक आपकी आय और प्रॉफिट के लेवल है, उससे ऊपर यदि आमदनी हो रही है तो आपको सरकार को एक सर्टेन परसेंटेज देना पड़ता है, जिसको टैक्स कहते हैं। या टैक्स की दूसरी परिभाषा हम कर सकते हैं कि सरकार को विदाउट एनी एफर्ट, सरकार को कुछ नहीं करना पड़े, सरकार न तो 1 रुपया पूंजी इन्वेस्ट करती है, ना ही वर्क करती है, फिर भी उसको आमदनी होती है। मतलब सीधा भाषा में हम कह सकते हैं सरकार को फ्री का पैसा, सरकार कोई एफर्ट नहीं लगाती है, फिर भी उसको जो पैसा प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं, कर कहते हैं। टैक्स होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब यह होता है कि जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया वो कर उसी को देना पड़े, कर देने का भार वो किसी और पर शिफ्ट न कर सके, वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। मतलब इसमें इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को मार पड़ी है चोट उसी को लगना चाहिए, चोट किसी और को नहीं लगना चाहिए, वो डायरेक्ट टैक्स है आपका। जिस पर कर लगा, कर का भुगतान भी वही कर रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में है कि कर किसी और पर लगता है, लेकिन वो कर कहीं और से कलेक्ट करके दिया जाता है। मतलब कर देने का अंतिम भार जो है किसी और पर होता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे आयकर, इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है। कारण आप भी समझते हैं कि जिस व्यक्ति पर लगा इनकम टैक्स, साल भर में लगेगा, साल भर में जिस व्यक्ति पर आयकर लगा उसको उसी को पेमेंट करना होगा टैक्स, वो किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकता अपने कर का भार। दूसरा होता है निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर, इसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, निगम कर, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। निगम कर कहां लगता है? निगम कर आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, उन पर लगता है। उन पर किस फेज पर लगता है? तो ये मुनाफा पर लगता है, प्रॉफिट पर, मुनाफे पर लगता है। जब लास्ट में वो लाभ अपना दिखाते ना, प्रॉफिट दिखाते, मुनाफा और लाभ दिखाते, वहां पर निगम कर लगता है। तो अब सोचो साल के अंत में कंपनी जो लाभ दिखा रही है, अपना प्रॉफिट दिखा रही है, उस पर टैक्स लग रहा है, तो वो कहीं पर भी शिफ्ट नहीं कर पाएगी, उसी को देना पड़ेगा। इसे ये भी है आपका क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स में एक और आते जिसको हम लोग कहते हैं धन कर, वेल्थ टैक्स जिसको कहते हैं, धन कर कह सकते हैं, धन कर या कैपिटल गेन टैक्स इसको कह सकते हैं। जमीन, ज्वेलरी, कॉपीराइट, पेटेंट्स, जो भी आपके पास हो उस पर एक कर लगता है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में आपको भी पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में ढेर सारे कर आते हैं। सेल्स टैक्स आता है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है। तो सेंट्रल लेवल पर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं और स्टेट लेवल पर भी लगते हैं। तो आपको ये मालूम होगा कि अप्रत्यक्ष करों को ही समायोजित करते हुए आपको जीएसटी लाया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल लेवल पर भी जो भी अप्रत्यक्ष कर थे उसको समायोजित करते हुए जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी लाया गया, सीजीएसटी जिसको कहते हैं, और स्टेट लेवल पर जो अप्रत्यक्ष कर थे उसको समायोजित करते हुए एसजीएसटी लाया गया।
इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो कमोडिटीज हमारे और सर्विस जो एक्सपोर्ट होते हैं उस पर लगते हैं आईजीएसटी, और उससे जो पैसा आता है वो केंद्र सरकार राज्यों के बीच बांट देती है। तीसरा होता है यूनियन टेरिटरी पर भी, यूनियन टेरिटरी में भी जीएसटी लगता है। यूनियन टेरिटरी में जीएसटी जो लगता है वो इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर टैक्स वसूला जाता है, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो ये 4 प्रकार के जीएसटी जो लाए गए हैं वो किसको समायोजित करते हुए? इनडायरेक्ट टैक्सेस को, अप्रत्यक्ष कर को। आपको ये भी जानना है कि जीएसटी जो है हमारा वो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये सबको समायोजित करते हुए लाया गया है। तो जीएसटी जो हमारा लाया गया है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, ये कौन सा 101वां संविधान संशोधन इसमें किया गया, संविधान संशोधन के द्वारा ये लाया गया है, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब से पूरे भारत में लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हो गया जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड सारी बातों को देखने के लिए आपको जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है, जीएसटी काउंसिल, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री इसके चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के। जीएसटी काउंसिल को गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। जीएसटी काउंसिल का गठन राष्ट्रपति करते हैं, इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, और जीएसटी से जितनी सारी रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो देखने का काम जीएसटी काउंसिल करता है। जीएसटी काउंसिल भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीएसटी का भी संविधान में उल्लेख है, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी काउंसिल का भी प्रावधान किया गया। तो जीएसटी काउंसिल जो है आपका, जीएसटी काउंसिल का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 279A में किया गया है। ये जीएसटी काउंसिल है, यहां पर जो जीएसटी से रिलेटेड बातें आप देखेंगे। जीएसटी याद रखना, जीएसटी 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू। जीएसटी काउंसिल का गठन राष्ट्रपति के द्वारा, इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीएसटी काउंसिल का प्रोविजन आर्टिकल 279 के तहत किया गया है। ठीक है, तो ये कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के आधार पर कर वसूला जाता है। हमारे देश में ये आय का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है ना। अब जो हमारे देश में कर लगाने का जो तरीका है, जो कर लगाए जाते हैं, जिसको हम लोग टैक्सेशन कहते हैं, कराधान जिसको कहते हैं, टैक्सेशन, इसे साफ करते हैं, टैक्सेशन के मेथड्स होते हैं। इकोनॉमिक्स में कराधान की प्रणालियां हैं, और वो कराधान प्रणाली के तहत ही हमारे यहाँ कर लगाए जाते हैं। जैसे पहला जो होता है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है, प्रगतिशील कराधान प्रणाली। पहला प्रगतिशील। दूसरा होता है प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रगतिशील प्रणाली और प्रतिगामी। उसके बाद होता है, तीसरा होता है आनुपातिक कर प्रणाली। उसके बाद होता है, चौथा होता है अधोगामी कर प्रणाली, अधोगामी कर प्रणाली। ये चारों टैक्सेशन सिस्टम को ना हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो, ये कर की दर को दर्शाएगा ये लाइन। अब प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि आय बढ़ रही है तो कर की दर भी बढ़ रही है।
आय बढ़ रही है तो कर की दर भी बढ़ रही है, पहला टाइप प्रोग्रेसिव में। दूसरा होता है प्रतिगामी रेग्रेसिव। रेग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है कि आय बढ़ रही है तो कर की दर घट रही है, कर की दर घट रही है। ये दूसरा का एग्जांपल हो गया, ये रेग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है जो गरीबों पर बैड एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है इसका, प्रतिगामी कर प्रणाली का। इसलिए ये दूसरा वाला जो है ना पूरे विश्व में कहीं लागू नहीं है। प्रोग्रेसिव लागू है, आय बढ़ रहा है तो टैक्स की दर भी बढ़ रही है, बट ये दूसरा वाला कहीं लागू नहीं है। कारण जिसको अधिक आय हो रहा है उस पर टैक्स कम लग रहा है, जो कम कमा रहा है उस पर टैक्स अधिक लग रहा है। इसलिए ये दूसरा वाला गरीबों पर बैड या एडवर्स इंपैक्ट ये डालता है, इसलिए ये विश्व में लागू नहीं है। तीसरा जो होता है जो आपको बताए आनुपातिक, ये आनुपातिक है। ये इसमें टैक्स रेट कांस्टेंट रहेगा, इसमें एक सर्टेन परसेंटेज 5%, 10% जो टैक्स फिक्स कर दिया वो कांस्टेंट रहेगा। इसमें आय बढ़ने या आय घटने से इसके दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं आनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं इसे। उसके बाद है अधोगामी डेग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। डेग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है, कुछ दूरी तक ना ये फॉलो करता है आपका प्रोग्रेसिव, कुछ दूरी तक प्रोग्रेसिव है और उसके बाद फिर प्रोपोर्शनल हो जाता है। उसको हम लोग कहते हैं अधोगामी कर प्रणाली, मतलब ये चौथा प्रकार है डेग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। और अधोगामी कर प्रणाली के तहत ही आपको ध्यान रखना, ये जो चौथा प्रकार है ना अधोगामी कर प्रणाली, इसी के आधार पर हमारा इनकम टैक्स लगता है। आय कर जो लगाए जाते हैं वो इसी के आधार पर लगाए जाते हैं। आय कर में आप देखो कि शुरू में कुछ प्रोग्रेसिव होता है, आय बढ़ता है तो 5%, 10%, 15% बढ़ते जाता है ना। या अभी हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स हमारा बढ़ रहा है तो 15 लाख तक, 15 लाख आमदनी है तो आपको 25%, 15 लाख से ऊपर जब आपकी आमदनी हो रही है तो आपको 30% देना है। तो 15 लाख तक तो आपका बढ़ रहा है, 5%, 10%, 15, 20, 25 ऐसे करके बढ़ता गया आपका है एक सर्टेन आमदनी के बाद, वो प्रोग्रेसिव हुआ। लेकिन 15 लाख एबव 15 लाख जो है तो आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। 15 लाख से ऊपर आप जितना भी कमा लें आपको कितना परसेंट देना है, 30% देना है। तो शुरू से 15 लाख तक मतलब 2.5 लाख तक एग्जाम, उसके बाद शुरू होता है तो आपको 15 लाख पहुंचने तक लगातार बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव है, आय बढ़ रहा है तो टैक्स की दर बढ़ रही है। लेकिन 15 लाख के ऊपर आपका कांस्टेंट हो जाता है, 30% ही देना है 50 लाख तक। अब उसमें कुछ होता है, टैक्स में होता है कि उसके बाद सरचार्ज लगता है। जब बहुत आपकी आमदनी हो जाती है, बहुत आय होने लगती है तो आपको सरचार्ज लगेगा। जैसे 30% मैंने कहा था, 15 लाख से ऊपर 50 लाख तक आपको 30% देना है। और 50 लाख से जब 1 करोड़ की आमदनी आपको होने लगे तो 30% के साथ साथ 10% सरचार्ज देना है, एक्स्ट्रा चार्ज सरचार्ज देना है 10%। और 1 करोड़ से एभव यदि आपकी आमदनी होने लगे तो आपको 15% सरचार्ज देना है। टैक्स दर 30%, फिर सरचार्ज 15%। फिर आप 1 करोड़ कमाइए, 50 करोड़ कमाइए, अरब कमाइए, उससे मतलब नहीं है। तो हमारे यहाँ जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अधोगामी कर प्रणाली है उसी के आधार पे इनकम टैक्स लगाया जाता है, जो थोड़े देर दूर तक तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो करता है और उसके बाद प्रोपोर्शनल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है एक सर्टेन आय के बाद। ओके, तो इस तरीके से टैक्सेशन सिस्टम प्रोग्रेसिव, कर की दर, आय बढ़ेगी कर की दर बढ़ेगी, प्रतिगामी आय बढ़ेगी कर की दर घटेगी, आनुपातिक इसमें कांस्टेंट रहेगा, आय आपका कम हो रहा है अधिक हो रहा है उससे अंतर नहीं है, ये कांस्टेंट रहेगा। अधोगामी में कुछ दूर तक प्रोग्रेसिव, उसके बाद प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज आप ये टैक्सेशन सिस्टम और सरकार को जो टैक्स की आमदनी होती है उस पर आपने जाना।
फिर अगले वीडियो में आप देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियोज को लाइक शेयर करते रहें, तो फिर आपके लिए सुटेबल वीडियो हम डालते रहेंगे जो आपकी परीक्षा में काफी मददगार होगा। ओके, धन्यवाद, शुभ रात्रि।